अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके। नमस्कार, साक्षी न्यूज नेटवर्क और आप सभी का स्वागत है। जम्मू के बनिहाल और कश्मीर के बडगाम को जोड़ने वाली ट्रेन सेवा 52 दिनों तक निलंबित रहने के बाद गुरुवार को आंशिक रूप से फिर शुरू कर दी गई। कोरोना महामारी की दूसरी लहर के दौरान जब तमाम तरह के प्रतिबंध लगाए गए थे तो इस ट्रेन सेवा को भी निलंबित कर दिया गया था। अब यह सेवा शुरू हो जाने से लोगों को बड़ी राहत मिली है, क्योंकि अब बडगाम और बनिहाल के बीच सफर कम समय में भी होगा और परिवहन के अन्य साधनों की अपेक्षा कम किराए में भी होगा। श्रीनगर से अगर आप बनिहाल तक सड़क मार्ग से यात्रा करते हैं तो लगभग 500 रुपये खर्च आता है और यदि इस ट्रेन के जरिए सफ़र करते हैं तो मात्र 50 रुपये खर्च आता है। इस यात्रा मार्ग पर फिलहाल अभी केवल 4 ट्रेनों का परिचालन किया जाएगा। ट्रेन सेवा की पूर्ण रूप से बहाली के बारे में निर्णय जल्द ही हालात की समीक्षा के बाद लिया जाएगा। रेलवे स्टेशन पर यात्रियों के लिए रेलवे प्रशासन ने पुख्ता इंतजाम किए हैं। बिना मास्क के किसी भी यात्री को रेलवे स्टेशन में प्रवेश नहीं करने दिया जा रहा है। इसी तरह बिना मास्क वाले यात्री के लिए कोई टिकट नहीं दिया जा रहा है। प्रभात साक्षी संवाददाता ने इस यात्रा के बहाल होने पर स्टेशन मास्टर तथा आम यात्रियों से बातचीत की। आइए देखते हैं श्रीनगर से खास रिपोर्ट। मेरा नाम मोहम्मद इकबाल शाह है। मैं एज स्टेशन सुपरिटेंडेंट अनंतनाग काम कर रहा हूँ। कोविड की नस्बत से हम ये कहना चाहेंगे कि कोविड की वजह से ही ट्रेन आज तक बंद थी 2-3 महीने से, और पहले भी रही है 1 साल। तो अब कोविड की नस्बत से हमने स्टेट गवर्नमेंट और अपनी जो डिपार्टमेंट है इसकी नस्बत से जो इकदाम उठाए हैं, हम लगातार अनाउंसमेंट कर रहे हैं, लोगों को बता रहे हैं कि मास्क पहन के आए, बिना मास्क के हम टिकट इशू नहीं कर रहे हैं। और हमने सैनिटाइज़र वगैरह का इंतज़ाम किया हुआ है और हमने सोशल डिस्टेंसिंग के लिए जगह जगह सर्कल बनाए हुए हैं और ट्रेनों में भी इनका ख्याल रखा है कि बहुत अच्छा स्टेप है, क्योंकि लोग अगर देखें बहुत ज़्यादा सफ़र कर रहे थे। क्योंकि अगर हम देखें लोकल ट्रांसपोर्ट को लेके घंटों का सफ़र करना पड़ता था, कभी ट्रैफिक जाम तो कभी बाकी ये जो ट्रेन का सफ़र था उसमें जाके सुबह भी अगर एम्प्लॉयज़ या किसी भी मुलाजिम को ड्यूटी पे पहुंचना था वो ट्रेन का सफ़र कर लेता था तो आराम से जो है वो ऑन टाइम अपनी ड्यूटी पे पहुंच जाता था। जब से ये ट्रेन बंद थी वहाँ से देखा हमने कि देर वहाँ पर बहुत सारे ऐसे मुलाजिम थे जिनको बहुत ज़्यादा सफ़र करना पड़ता था। लोकल बसेस में जाके वो आधा घंटा 1 घंटा या 2 घंटे जो है वो अपनी ड्यूटी पे लेट पहुंच जाते थे, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं से उनको बहुत ज़्यादा मुश्किलों का सामना करना पड़ा था। और साथ में जो वहाँ के लोकल्स है या यहाँ से जो लोग आते हैं उनको दूर जाना होता था वो ट्रेन में सफ़र करते थे। अभी जो ये ट्रेन रेज्यूम हुई है ये एक अच्छा स्टेप है और इसमें जाके अब लोग भी जो है जो मुश्किलों का सामना कर रहे थे कहीं ना कहीं से वो अब राहत के साथ ज़रूर लेंगे, क्योंकि अब जो वक्त का अगर देखें वक्त का तकाजा ये है कि हर कोई वक्त बचाना चाहता है और ये ट्रेन की वजह से जो है एक मुलाजिम, एक मजदूर या जो कोई भी सफ़र करता था उस ट्रेन के माध्यम से वो अब कहीं ना कहीं से राहत के साथ ज़रूर लेंगे। देखिए बहुत अच्छी बात है। हमें काफ़ी सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था। आज जैसे अनाउंस हुआ कल कि ट्रेन आने वाली है तो मैं आज बाई ट्रेन से ही सफ़र करके श्रीनगर पहुंचा हूं और साथ ही साथ मैं शुक्रगुजार हूं सरकार का कि इन्होंने ये फ़ैसला लिया है। हालांकि सीटिंग कैपेसिटी उस पर तो 50% ही बताया है और मैंने ये भी देखा जो जिम्मेदारी एक आम शख्स पे होती है, एक रिस्पॉन्सिबल सिटीज़न पे होती है कि सोशल डिस्टेंस को मेंटेन किए हुए थे। तो मुझे लगता है अगर हम ऐसे ही इस चीज़ को मेंटेन करेंगे तो ये ट्रेन सर्विस हमेशा चलती रहेगी। काफ़ी सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था। पेट्रोल के दाम बढ़ गए, हम अपने व्हीकल्स नहीं निकाल पा रहे। इस समय में ऐसे में इस चीज़ का शुरुआत फिर से किया गया है। मैं बहुत खुश हूँ और आम लोगों से जितने भी ये सफ़र करते हैं ट्रेन में मैं उनसे रिक्वेस्ट करता हूँ सोशल डिस्टेंस गाइडलाइंस का फॉलो करें, फिर से ये ट्रेन बंद ना हो। और कोविड की महामारी अभी ख़त्म नहीं हुई है और बहुत अच्छा स्टेप है सरकार का। जो देखिए बहुत अच्छी पहल है कि जिस तरीके से कोविड-19 की महामारी को देखते हुए सेकंड वेव जो तेज़ी से बढ़ रही थी अब तो कम आहिस्ता आहिस्ता हुए, अब तो आहिस्ता आहिस्ता जो है ट्रेन भी बहाल हुई। लेकिन ज़्यादा जो फोकस रहना चाहिए इस वक्त स्कूलों तालीमी इदारों बच्चों पर, क्योंकि जिस तरीके से दिन ब दिन जो है बच्चे जो है उनका मुस्तकबिल ख़राब होता जा रहा है। हालांकि जिस तरीके से आपने ऑनलाइन की जो सेक्शन है उन्हें आपने जारी किया है, लेकिन कहीं दिहाई लोगों से जहाँ पर अभी 4G इंटरनेट सर्विसेज नहीं है, इंटरनेट सहूलियात नहीं है और किसी के घर में अभी स्मार्ट
स्मार्टफोन नहीं है, गरीब है। तो अगर आपने आज ट्रेन की पहल की है, आपने अगर ये रेलवे बडगाम से बानिहाल की रेलवे को बहाल किया है, ये अच्छी पहल है। लेकिन इसके साथ साथ अब मरकज़ी सरकार को ये भी सोचना चाहिए कि जो बच्चों का मुस्तकबिल है वो भी ख़राब होता जा रहा है, उन स्कूलों को भी बहाल करना चाहिए, ताकि अगर प्रॉपर SOPs के साथ ही बहाल करें ताकि जो हमारे बच्चे हैं उनका मुस्तकबिल ख़राब ना हो। देखिए तकरीबन 3 महीने के बाद आज फिर से ऑफिशियली जो ट्रेन सर्विसेज है वो बहाल की गई। अगरचे कई बार लोग इस चीज़ की मांग कर रहे थे, अगरचे लॉकडाउन में रिलैक्सेशंस दी गई, मार्केट में रिलैक्सेशंस दी गई, आपकी यहाँ पे लोकल जो ट्रांसपोर्ट है वो शुरू कर दिया गया, उसमें 50% कैपेसिटी की इजाज़त दी गई। उसके बाद जो कंटिन्यूसली सफ़र कर रहे थे इस ट्रेन के ज़रिए, जो अपने दफ्तर जाते थे, अपने कॉलेज स्टूडेंट जाते थे, या कारोबार के सिलसिले में जो लोग सफ़र करते थे ट्रेन के ज़रिए, वो अक्सर सरकार से डिमांड करते थे कि अब इस तरफ भी अपनी नज़रसानी करें, अब ट्रेन सर्विस को भी बहाल किया जाए। और जो कल ऑफिशियली एक ऑर्डर लोगों के सामने आया कि 3 महीने के बाद अब ट्रेन सर्विस जो है वो बहाल की जा रही है, लेकिन कुछ शर्तें उसके लिए रखी गई। जो सीटिंग कैपेसिटी है उसको 50% कर दिया गया है। लेकिन अब ये गौर करने वाली बात है क्योंकि दोनों तरफ ये जिम्मेदारी बनती है। देखिए, सरकार ने तो ऑर्डर निकाला कि 50% सीटिंग कैपेसिटी अलाउड है, लेकिन क्या वहाँ पे कोई चेकिंग टीम होगी, क्या चेकिंग स्क्वाड होगा जो वहाँ पे ट्रेन के अंदर, जो रेलवे स्टेशन पर टिकट लेने के वक्त जो SOPs को चेक करेगा, जो SOPs फॉलो करनी होती है? क्या सीट ट्रेन के अंदर कोई टीम ऐसी जाएगी जो वहाँ पे सीटिंग कैपेसिटी 50% और SOPs, मास्क वगैरह, सोशल डिस्टेंसिंग चेक करे? और लोगों पर ये भी जिम्मेदारी भी आयद होती है, क्योंकि देखिए हमने अभी तक देखा है सरकार तो ऑर्डर निकालती है, लेकिन लोगों पर भी जिम्मेदारी ये बनती है कि वो उस ऑर्डर को सही तरह से इम्प्लीमेंट करे और सही तरह से लागू करे। जब लोग सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखेंगे, सीटिंग कैपेसिटी पर अपनी सोशल डिस्टेंसिंग रखेंगे, जो सरकार ने कहा है कि 50% ही लोग जाएंगे तो 50% ही लोग ट्रेन में बैठेंगे, तो मुझे लगता है कि आने वाले वक्त में 50% को 70-80 भी कर सकते हैं। लेकिन शर्त यही है कि अगर आपने सीटिंग सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन रखी, फिजिकल डिस्टेंसिंग मेंटेन रखी, SOPs को फॉलो किया गया, और उन लोगों ने बहुत से चैन की सांस ली जो काफ़ी अरसे से ट्रैवल के मामले में सफ़र कर रहे थे, क्योंकि उनको सूमोज़ में जाना पड़ता था, बाकी कोई ज़रिया लेना पड़ता था, और बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो वक्त पे अपनी पढ़ाई करने के लिए नहीं पहुंच पाते थे। लेकिन उनके लिए अब चैन की सांस मिलेगी जब ऑफिशियली लोगों के सामने ये ऑर्डर आया कि ट्रेन की सर्विस बहाल हो चुकी है। अब बात करते हैं जम्मू कश्मीर में 149 साल से चली आ रही दरबार मूव प्रथा की। केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर में चल रही बदलाव की प्रक्रिया के तहत दरबार मूव प्रथा भी खत्म कर दी गई है। इसके साथ ही जम्मू कश्मीर प्रशासन ने दरबार स्थानांतरण के कर्मियों को जम्मू और श्रीनगर में मिली आवास सुविधा को रद्द कर दिया है। अधिकारियों को 3 सप्ताह के भीतर दोनों राजधानी शहरों में अपने क्वार्टर खाली करने को कहा गया है। हम आपको याद दिला दें कि उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने 20 जून को ऐलान किया था कि जम्मू कश्मीर प्रशासन पूरी तरह से ई-ऑफिस व्यवस्था अपना चुका है और इस तरह साल में 2 बार दरबार स्थानांतरण करने की प्रथा समाप्त हो गई है। उन्होंने कहा था अब जम्मू और श्रीनगर के दोनों सचिवालय 12 महीने सामान्य रूप से काम कर सकते हैं। इससे सरकार को प्रतिवर्ष 200 करोड़ रुपए की बचत होगी, जिसका उपयोग वंचित वर्गों के कल्याण के लिए किया जाएगा। अब संपदा विभाग के आयुक्त सचिव M राजू की ओर से जारी आदेश में कहा गया है कि श्रीनगर और जम्मू में अधिकारियों और कर्मचारियों के आवासीय आवंटन को रद्द करने को मंजूरी दे दी गई है। दरअसल जम्मू के कर्मचारियों को श्रीनगर में और श्रीनगर के कर्मियों को जम्मू में आवास आवंटित किए गए थे। संपदा विभाग की केंद्र शासित प्रदेश में 4678 आवासीय इकाइयां हैं, जिनमें से 3200 जम्मू में और 1478 श्रीनगर में हैं। सरकारी आदेश में कहा गया है कि अधिकारियों और कर्मचारियों को 21 दिनों के भीतर दोनों राजधानी शहरों में सरकार द्वारा आवंटित अपने आवासों को खाली करना होगा। एक अधिकारी ने बताया कि नागरिक सचिवालय में 10,000 से अधिक कर्मी काम करते हैं और यह आदेश दरबार स्थानांतरण में शामिल उन सभी कर्मचारियों के लिए है जिन्हें सरकार ने घर दिया था। हम आपको याद दिला दें कि दरबार स्थानांतरण के तहत राजभवन, नागरिक सचिवालय और कई अधिकारी साल में 2 बार जम्मू और श्रीनगर स्थानांतरित होते थे। यह प्रथा महाराजा गुलाब सिंह ने 1872 में शुरू की थी, जिसके तहत प्रशासन सर्दियों में जम्मू से और गर्मियों में श्रीनगर से काम करता था। अक्सर सीमा पार आतंकवाद का सामना करने वाले राज्य जम्मू कश्मीर में दरबार मूव की प्रक्रिया को कामयाब बनाना भी एक बहुत बड़ी चुनौती होती थी। इस दौरान कड़ी व्यवस्था के बीच सचिवालय के सभी विभागों के जरूरी दस्तावेज लेकर हजारों कर्मचारी
हर साल जम्मू से श्रीनगर और श्रीनगर से जम्मू रवाना होते थे। उनके साथ खासी संख्या में पुलिसकर्मी भी मूव करते थे। जम्मू कश्मीर में दरबार मूव पर सालाना खर्च होने वाला 200 करोड़ रुपया सरकार पर आर्थिक दबाव भी बढ़ाता था। इस दरबार मूव के दौरान सुरक्षा पर किए जाने वाला खर्च तो और भी ज़्यादा होता था। देखा जाए तो दरबार मूव के लिए दोनों राजधानियों में व्यवस्था करने पर अब तक अरबों रुपए खर्च हो चुके हैं। जम्मू कश्मीर में दरबार मूव की शुरुआत बेहतर शासन के लिए की गई थी। दरअसल कश्मीर जम्मू से करीब 300 किलोमीटर दूरी पर है। ऐसे में डोगरा शासक ने यह व्यवस्था बनाई कि दरबार गर्मियों में कश्मीर व सर्दियों में जम्मू में रहेगा। 19वीं शताब्दी में दरबार को 300 किलोमीटर दूर ले जाना एक जटिल प्रक्रिया थी व यातायात के कम साधन होने के कारण इसमें काफ़ी समय भी लगता था। अप्रैल महीने में जम्मू में गर्मी शुरू होते ही महाराजा का काफिला श्रीनगर के लिए निकल पड़ता था। महाराजा का दरबार अक्टूबर महीने तक कश्मीर में ही रहता था। जम्मू से कश्मीर की दूरी को देखते हुए डोगरा शासकों ने शासन को ही कश्मीर तक ले जाने की व्यवस्था को वर्ष 1947 तक बदस्तूर जारी रखा। जब 26 अक्टूबर 1947 को राज्य का देश के साथ विलय हुआ तो राज्य सरकार ने कई पुरानी व्यवस्थाएं बदल दी थी, लेकिन दरबार मूव को जारी रखा था। लेकिन अब इस व्यवस्था को भी खत्म कर दिया गया।